मैंने वहां पर थोड़ा सा अच्छा माहौल हो गया था। मैंने कहा था कि सार्क माइनस पाकिस्तान, क्योंकि सार्क संगठन जो है उसमें पाकिस्तान की वजह से दिक्कत आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने वो कहा तो वो हंसने भी लगे थे और उन्होंने हंसी मजाक का एक माहौल हो गया था। तो वो बोले नहीं ये नहीं कर सकते, आपको एक चूज करना है। तो फिर मैंने बिम्स्टेक चूज किया। लेकिन एक सवाल और मेरा रहेगा कि चलो आपने तैयारी की खूब, ये सारी चीजें हो गई, लेकिन एक मिथक भी लोगों के मन में है जो इसमें प्रतिभागी बनते हैं कि इंटरव्यू का जब मौका आता है तो बड़ी परेशानी हो जाती है। और आपने भी शायद एक बार पहले भी आपने इंटरव्यू शायद क्लियर किया है और इस बार तो हुआ ही है, उसका क्या अनुभव आपका रहा, थोड़ा सा बताएं। और किस तरीके से बोर्ड है? मैंने आईएएस के 2 इंटरव्यू दिए। जी। ये वाला जो था इसमें अब मुझे सफलता मिला। बोर्ड ये होता है कि आपने 12th फेल ये बिल्कुल वो देखी होगी। बिल्कुल। उसमें जो इंटरव्यू का सीन है वो काफी उससे मिलता जुलता होता है। वहाँ राउंड टेबल होती है और एक बोर्ड का चेयरमैन होता है जो आगे यूपीएससी का जो सदस्य होता है वो बोर्ड का चेयरमैन बनता है। तो मेरा जो पिछला इंटरव्यू था उसमें सुमन शर्मा मैडम थी, उनका बोर्ड था। और इस बार संजय वर्मा सर थे, उनका बोर्ड था। तो एक सामान्य व्यवहारिक तौर पर जो एक घरों में जो एक वातावरण होता है उसी तरह का वातावरण होता है। बहुत ही कंफर्टेबल वो फील करवाते हैं। एक अच्छा माहौल होता है। जब हम अंदर घुसते हैं तो अच्छे से स्वागत करते हैं, ढंग से बैठकर बात करते हैं और पूरा खुलकर बात करने का मौका देते हैं। कहीं भी वो असहज नहीं करते। और फिर वो ये जांच करते हैं कि भाई आपके व्यक्तित्व में वो चीजें हैं या नहीं है जो चीजें होनी चाहिए। तो इस तरह से वो एक माहौल होता है। अच्छा, एक बात कई बार सोशल मीडिया के जरिए ही पता चलता है और ये चीजें भी खूब वायरल होती हैं। ये इंटरव्यू में यूपीएससी के जो इंटरव्यू है उसमें कई अटपटे से सवाल पूछे जाते हैं। आपसे भी ऐसा कोई सवाल हुआ दोनों इंटरव्यू में कभी? अटपटा कोई सवाल मुझसे तो नहीं पूछा गया, मतलब जो रोचक सा हो, जैसे लोगों को सुन के ऐसे लगता है कि ये कोई पूछने वाली बात थी, ऐसा जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। नहीं, मेरे साथ ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि कोई अटपटा पूछा हो। रोचक सवाल जरूर थे। जैसे कि इस बार एक रैपिड फायर राउंड उन्होंने मेरे साथ में किया था। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपको 2 चीजें बोलेंगे उसमें से एक ही चूज करनी है। तो उन्होंने मुझे आईआर पर वो गए, इंटरनेशनल रिलेशंस पर, और उन्होंने 2 सिचुएशन मेरे सामने रखी थी। जैसे कि उन्होंने रखा था कि अगर आप डिप्लोमेटिक अप्रोच के साथ जाओगे या फिर हार्ड पावर के साथ जाओगे, सॉफ्ट पावर के साथ जाओगे, तो ये इन दोनों में से एक चीज चूज करनी थी। तो जैसे ब्रिक्स और क्वाड में से क्या चूज करोगे? तो मैंने आंसर किया था ब्रिक्स चूज करेंगे। फिर उन्होंने पूछा था कि हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर में से क्या चूज करोगे? मैंने सॉफ्ट पावर आंसर किया था। उन्होंने पूछा था कि रशिया और आपके अमेरिका में से आपको मित्रता के संबंध में कौन ज्यादा ठीक लगता है कि भारत के लिए कौन ज्यादा सही रह सकता है? तो मेरा आंसर मैंने देने का प्रयास किया था कि एक मैं बीच का रास्ता लूं कि दोनों में से किसी एक को तो क्या बताएं। लेकिन उन्होंने कहा एक ही चूज करना, तो फिर मैंने रशिया बताया। इसी तरह से एक उनका क्वेश्चन था कि बिम्स्टेक जो हमारा संगठन है और सार्क जो संगठन है उसमें से आप क्या चूज करोगे? तो मैंने वहां पर थोड़ा सा अच्छा माहौल हो गया था। मैंने कहा था कि सार्क माइनस पाकिस्तान, क्योंकि सार्क संगठन जो है उसमें पाकिस्तान की वजह से दिक्कत आ रही है। तो मैंने वो कहा तो वो हंसने भी लगे थे और उन्होंने हंसी मजाक का एक माहौल हो गया था। तो वो बोले नहीं ये नहीं कर सकते, आपको एक चूज करना है। तो फिर मैंने बिम्स्टेक चूज किया। लेकिन वो माहौल इतना अच्छा हो गया कि फिर जो बातें बढ़ी ना आगे वो बहुत अच्छी बढ़ी। और जो वाइब्स थी, जो एक माहौल था, तो मुझे ये लग रहा था कि अभी रोकना भी चाहूंगा क्योंकि ये जो आपका जवाब था वो बड़ा ही रोचक इसलिए भी है क्योंकि अभी जो घटनाएं हो रही हैं, हालांकि दुख की बात है, लेकिन भारत ने कड़े फैसले पाकिस्तान पर अभी लिए हैं जो, और आगे भी कुछ ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। तो वो जज्बा भी आप देख पा रहे होंगे, एक भावना होती है। तो इस तरीके के अनुभव आपके। अब एक सवाल और बनता है, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि मंजिल के लिए आपने कड़ी मेहनत की और आपका जवाब यह आया था कि आईएएस मेरी मंजिल नहीं थी। तो अब एक सवाल हो रहा है कि क्या रैंक में सुधार के लिए फिर इस एग्जाम में जाना चाह रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से रैंक में सुधार करें। और क्या फिर मंजिल किस चीज को मान रहे हैं कि कहाँ मुझे जाके रुकना है? मुझे ये लगता है कि मेटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं वो मंजिल नहीं हो सकती। जैसे कि हमें एक तरह से समाज सेवा करनी है, वो एक मंजिल हो सकती है। हमें जो लोग सच में प्रशासन तक नहीं पहुंच रहे हैं उन्हें प्रशासन तक पहुंचे वो, और वो कम से कम प्रशासन तक पहुंचे तो अच्छे से वो संवाद कर सके। समस्या ये है कि लोग जब सरकारी ऑफिसों में जाते हैं, ऐसा देखा जाता है, हालांकि सरकारी ऑफिसों में आजकल बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा देखा जाता है कि लोगों की कम से कम ऐसी भावनाएं हैं। हाँ, आरोप लगाते रहते हैं कि उनकी सुनवाई नहीं होती। हाँ, हालांकि ऐसा मेरा अनुभव है 4 साल का, तो ऐसा मैंने कम देखा है कि इस तरह की चीजें होती है। लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि मेरा प्रयास रहेगा कि कभी जहाँ जिस विभाग में जहाँ काम करने का अवसर मिले, कम से कम लोगों से संवाद ऐसा हो कि वो
अपनी समस्या को अच्छे से रख सकें जी। और प्रोएक्टिव ढंग से उन समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे बढ़ सकें। जी। तो मंजिल जो है वो इसी तरह की चीजें हैं, बिल्कुल। जिसमें हम कह सकते हैं कि समाज सेवा मंजिल है, जी। लोगों के चेहरे पर स्माइल आए हमारी वजह से, वो बिल्कुल। मंजिल है, बिल्कुल। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो वो मंजिल है, और ये सब चीजें खास करके परिवार जो हो वो हमारी ओर से एक उनको सुकून महसूस हो, ये सारी चीजें। बिल्कुल। दोस्तों, रवि बिसु जो हैं, इनके एक भाई और हैं जो राजस्थान पुलिस में हैं शायद, और इनके माता पिता हैं घर में, संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए, और ये मुकाम हासिल इन्होंने किया है। और जैसा इन्होंने बताया कि एलडीसी के पद पे ज्वाइन करने का ये था कि सरकारी नौकरी लग के दिखाना, ये चैलेंज घर वालों का था, वो पूरा किया और उसके बाद फिर तैयारी में लग गए। हम झुंझुनू जिले सहित पूरे प्रदेश भर के लिए गौरव की बात है कि एक हमारे ही बीच में जो एक लड़का साधारण सा दिखने वाला था, बड़ी सफलता हासिल की है और अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा कि कहां तक जाएंगे। उम्मीद है समाज के लिए अच्छा करेंगे, और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच।